हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है अधिगम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने जो है आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि जो है शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है वो सब चीज़ें आपको जो है बता दिया है, और उससे जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब भी हमने जो है डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग जो है देखेंगे कि अधिगम क्या होता है और अधिगम से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो जो है हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अधिगम देखिए सबसे पहले होता क्या है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन भी इससे बनता है। टी टेट, सी टेट और जो यूपी टेट और फिर जो यस टेट है, सुपर टेट वगैरह, इसमें जो है क्वेश्चन भी बनता है कि अधिगम का अर्थ क्या है। तो अधिगम का अर्थ सीधा सा होता है कि सीखना, यानी कि किसी भी क्रिया या फिर किसी भी स्थिति के प्रति जो सक्रिय सहभागिता होती है बालक की, वह जो है अधिगम होता है। ठीक है, वह सक्रिय रूप से, जैसे बालक जो होता है क्लास में कक्षा में सक्रिय रूप से रहता है तभी वह जो है सीख पाता है। ठीक है, तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अब अधिगम के लिए जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं। तो स्किनर के अनुसार सीखना क्या है, तो स्किनर कहते हैं कि स्किनर के अनुसार जो है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, और वुडवर्थ क्या कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और गेट्स एवं और जो उनके सहभागी लोग थे उनके अनुसार जो है सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, और क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है, तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, तो ये जो है सीखने के बारे में 3-4 परिभाषाएं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको कहता है कि उत्तरोत्तर सामंजस्य अधिगम के लिए उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया का परिभाषा किसने दिया है, तो आप जो है स्किनर वाले ऑप्शन पर जो है राइट का आंसर लगाएंगे। ठीक है, अगर जो है नवीन ज्ञान के बारे में जो है अधिगम के बारे में किसने कहा है, तो वो जो है वुडवर्थ ने कहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अधिगम को जो है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा किसने परिभाषित किया है, तो ये जो है गेट्स ने परिभाषित किया है। ठीक है, अधिगम को आदतों से जोड़कर और उनकी अभिवृत्तियों से जोड़कर किसने परिभाषित किया है, तो ये जो है क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अधिगम की कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो अधिगम की जो विशेषताएं हैं देखिए यहाँ पर जो है सभी लिखी हुई हैं। अधिगम की विशेषताएं देखिए क्या है कि अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, इससे जो हमेशा एक क्वेश्चन बनता है कि अधिगम क्या है। ठीक है, अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है, तो अधिगम वह प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में से कोई भी एक जो है सही होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये सभी आप जिस ऑप्शन में रहेंगे इसमें से कोई सा भी एक जो है जिस ऑप्शन में रहेगा वही जो है आपका सही होगा। ठीक है, तो अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हैं तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं तो भी उसका एक उद्देश्य होता है। ठीक है, कि बड़े होकर जो है ज्ञान हासिल करेंगे, नौकरी लगेगी, ठीक है, पैसे वगैरह कमाएंगे, तो इसका जो है कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। और अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन भी होता है। ठीक है, अब देख लीजिए जैसे कि अधिगम जो नहीं करते हैं, जैसे जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो जो है क्या करते हैं, उनका व्यवहार अलग होता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका व्यवहार में थोड़ा परिवर्तित होता है। ठीक है, तो वो जो है थोड़ा अच्छे व्यवहार से रहते हैं। और अधिगम विकास है। ठीक है, अधिगम से विकास भी होता है। अधिगम अनुकूलन है। अधिगम सार्वभौमिक है। मतलब सार्वभौमिक का मतलब कि आप कहीं पर भी सीख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो है स्कूल में ही सीख सकते हैं। आप किसी से बात करते हैं तो उनसे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप किसी को कुछ बोलते हैं तो उनसे भी जो है कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप जो है फिल्में वगैरह देखते हैं तो उनसे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो है अधिगम एक ही जगह होता है, बस स्कूल में ही होता है, विद्यालय में ही होता है। अधिगम जो है कहीं पर भी हो सकता है, सार्वभौमिक है, हर जगह हर भूमि के किसी भी कोने में हो सकता है। ठीक है, अधिगम जो है विवेकपूर्ण है। अधिगम निरंतर है। निरंतर मतलब लगातार होता रहता है। ठीक है, अधिगम खोज करना होता है। ठीक है, अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। अब अधिगम तो सक्रिय प्रक्रिया तो है ही, ऐसा है नहीं कि आप जो है निष्क्रिय हैं, सोए हैं तब भी आप जो है कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो सोने में तो कुछ सीखेंगे नहीं। ठीक है, जागते रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों के बारे में सुनेंगे, जानेंगे, तभी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। अधिगम एक नया कार्य है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम वातावरण की उपज है। और अधिगम जो है विकास है। ठीक है, तो ये जो है अधिगम की विशेषताएं हो गई। अब जो है आपसे पूछा जाता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी पूछे जाते हैं या फिर उनकी जो है दशाएं भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए
अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरण भी ये प्रभावित करता है, ठीक है। एक अच्छे वातावरण में ही अच्छा सीख पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि जो है गली चौराहे में मतलब कि कहीं झगड़ा हो रहा है वहाँ पर ही कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बातें, तो वहाँ पर जो है गलत बातें ही सीखेंगे। जैसे लोग जो है गाली वगैरह देते हैं या उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, तो वहाँ पर जो है अधिगम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वातावरण भी आपको प्रभावित करता है। ऐसा नहीं कि आप जो है धुएँ में बैठकर कुछ सीख रहे हैं, तो जहाँ पर पॉल्यूशन होगा, जहाँ पर धुआं वगैरह होगा, वहाँ पर जो है अच्छी से आपका अधिगम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो और परिपक्वता का मतलब कि ऐसा नहीं कि आप जो है 5 साल का हुए नहीं, आपको जो है 2 साल से ही 1 साल के हैं, 6 महीने के हैं, तभी से आपको जो है गिनती पहाड़े सब कुछ याद करने लगे, या फिर जो है आपको अधिगम होने लगा, ठीक है। तो उसके लिए एक जो है निश्चित आयु होना चाहिए कि बालक कम से कम 5 साल या 7 साल तक हो जाए, तब उसे कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, ठीक है। बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, तभी वह जो है सीख पाएगा। और विषय सामग्री का स्वरूप, ठीक है, विषय सामग्री जो आप सिखा रहे हैं बालक को, वो जो है एक अच्छा विषय सामग्री होना चाहिए, ठीक है। सीखने का समय व थकान, ऐसा नहीं कि थका आ रहा है व्यक्ति, आप उसे जो है पढ़ाने पर लगे, कुछ न कुछ सिखाने पर, अधिगम कराने पर लगे, तो ऐसा नहीं होता है। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, बालक को जो है अपने अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ हमें जो है सीखना है, ये चीज़ हमारे लिए जो है उपयोगी है, तभी जो है हम सीख पाएंगे, ठीक है। नहीं तो कोई भी जो है बिना प्रेरणा के तो कोई भी जो है नहीं सीख सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है सीखने की इच्छा भी प्रभावित करती है। ऐसा नहीं कि बालक को सीखने की इच्छा ही नहीं है, आप जो है उसे पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, तो एक इच्छा भी होती है। अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया, सीखने की विधि का मतलब ऐसा नहीं कि आप जो है जैसे मन किया, आप जो है बचपन में ही बालक को जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, गणित जो है जोड़ घटाव या उससे हाई लेवल की चीज़ें जो है करवाने लगे, ठीक है। तो एक विधि होनी चाहिए कि मतलब कि अच्छे से हम जिस विधि से बता रहे हैं, तो अच्छे से अगर हम जितनी अच्छी विधि का प्रयोग करेंगे, उतनी अच्छी विधि से जो है बालक सीख पाएगा। और संपूर्ण परिस्थिति का मतलब कि ऐसा नहीं कि कहीं पर भी सिखाया जाए, एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, एक अच्छा परिस्थिति होना चाहिए सीखने के लिए। अब बच्चा जो है घर से जो है खाना खा कर नहीं आया है, उसको पेट में जो है चूहे कूद रहे हैं, वो जो है भूखा प्यासा है, आप उसको जो है अधिगम कराने पर लगे हैं, आप उसको जो है पढ़ाने पर लगे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। एक अच्छी स्थिति होनी चाहिए, बच्चे का पेट भरा हुआ होना चाहिए, उससे जो है किसी भी तरह का मानसिक या फिर जो है शारीरिक दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक संपूर्ण परिस्थिति भी इस पर जो है प्रभाव डालती है। उसके बाद जो है हम लोग अधिगम के सिद्धांत देख लेते हैं। अधिगम के सिद्धांत से या फिर अधिगम के नियम से ये जो है क्वेश्चन इसमें कई बार पूछा जाता है। तो रायबर्टन के अनुसार क्या है, तो रायबर्टन जो है कहते हैं कि यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों व सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोष होता है, ठीक है। ये जो है रायबर्टन के अनुसार अधिगम का मतलब कि परिभाषित करते हैं। और थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए क्या क्या नियम दिए, तो इन्होंने सीखने के कुल 8 नियम दिए हैं, जिसमें से 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ या सहायक नियम दिए हैं, ठीक है। अब थॉर्नडाइक ने कौन कौन से नियम दिए, तो मुख्य नियम जो है 3 है, देखिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और जो है प्रभाव का नियम। और उसके बाद गौड़ नियम भी है, उसको भी अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो मुख्य नियम देख लेते हैं। आपसे ये भी जो है क्वेश्चन पूछता है, टेट सीटेट में क्वेश्चन जो है आपसे ये यहाँ से जो है बनता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम कितने दिए थे। मुख्य नियम जो है 3 दिए थे। अगर आपसे पूछता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए थे, ये जो है पूरा 8 कुल जो है 8 नियम दिए थे। लेकिन अगर पूछता है कि मुख्य नियम कितने थे, तो मुख्य नियम जो है 3 ही थे, ठीक है। सबसे पहला तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है कि किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है तो आसानी से कर पाएगा, ठीक है, या तत्काल कर देगा। जैसे उदाहरण के लिए, घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया तो जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। अगर उसे प्यास लगा रहेगा तभी जो है वह पानी को पिएगा। ऐसा नहीं कि आप जो है घोड़े को तालाब के पास ले गए, उसको प्यास ही नहीं लगा है, तो वह जो है नहीं पिएगा, ठीक है। तो तत्पर होना बहुत ज़रूरी है। आपको जो है उस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी आप जो है सीख पाएंगे। उसके बाद है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में देखिए 2 तरीके के आ जाते हैं, एक है उपयोग का नियम और एक है अनुपयोग का नियम। अब ये आप सोच रहे होंगे कि उपयोग और अनुपयोग दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन एक ही चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको जो समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, उपयोग के नियम में क्या बोलता है कि यदि कोई कार्य पहले किया हुआ है और जब उसको दोबारा किया जाता है तो वह हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है, अर्थात
स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो इसे जो है उपयोग का नियम कहते हैं। यानी कि कोई भी कार्य आपने पहले किया है, लेकिन अगर आप मान लीजिए थोड़ा बहुत भूल रहे हैं तो उसको जो है आप दोबारा से करेंगे तो वह जो है आपके दिमाग में आ जाएगा। और अनुपयोग का नियम कि यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे भुला देता है। जैसे आप पढ़ते हैं कोई भी चीज़, अगर उसको सप्ताह में 10 दिन में या फिर 15 दिन में या फिर महीने में जो है रिवीजन नहीं करते तो वह जो है आपके दिमाग से धीरे धीरे उतर जाता है और आप जो है उस चीज़ को भूलने लगते हैं। ठीक है, यह जो है अनुपयोग का नियम। अनुपयोग यानी कि उपयोग नहीं किया जा रहा है, और उपयोग का नियम यानी कि बार बार जो है उसको उपयोग किया जा रहा है, तो वह चीज़ें हमें जो है याद हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रभाव का नियम, या फिर संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या नियम बोलता है कि यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, और यदि कार्य को करने में हमें असंतोष होता है तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। यानी कि कोई भी कार्य करने में अगर हमें मज़ा आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, तो उस कार्य को हम जो है बार बार करेंगे और उसमें जो है अच्छे से उस कार्य को करेंगे। तो इसे जो है प्रभाव या फिर संतोष असंतोष का नियम भी कहा जाता है। अब ये तो जो है 3 मुख्य नियम हो गए। और गौण नियम क्या है या फिर जो है सहायक नियम क्या है? तो सहायक नियम में देखिए चौथा है कि बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या बोलता है कि कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की परिस्थितियों को अपनाया जाता है तथा उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम लेता है। ठीक है, यानी कि देखिए कोई भी नया कार्य जब आप करते हैं तो उसकी प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है। यानी कि उसमें जो भी, जैसे कोई कार्य करे तो उसके जो भी परिणाम होंगे वो उसको जो है आप अपनाएंगे। ऐसा नहीं कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप वह काम बिगड़ गया तो आपका देखिए अरे यार यह तो हमने काम किया ही नहीं। ठीक है, तो झूठ नहीं, उसको करने में आपके जो भी नुकसान होंगे, जो भी फायदे होंगे, उसे जो है आपको अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसकी प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम जो है लेता है। जैसे वह अगर बिगड़ गया है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर वह बिगड़ गया है तो उसकी प्रतिक्रिया का पता लगाएंगे कि यह क्यों बिगड़ा है, और जब भविष्य में आप दोबारा करेंगे तो उस गलती को आप जो है नहीं दोहराएंगे। यह जो है बहुप्रतिक्रिया का नियम है। उसके बाद है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम क्या बोलता है कि किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति या मन या मेहनत से करेंगे वैसे ही सफलता मिलेगी। अगर आप जो है अच्छे से ढंग से आप जो है अपने मेहनत से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से अच्छे से काम कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। अगर आप बेमन से कर रहे हैं, फालतू जो है कर रहे हैं उस काम को, तो उसमें जो है आपको असफलता ही मिलेगी। ये जो है मनोवृत्ति का नियम कहता है। फिर जो है आंशिक क्रिया का नियम है। अब आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है तो उस कार्य में सफलता अधिक मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अभी ये उदाहरण जो है आपको थोड़ा नहीं समझ में आएगा। तो देखिए आप कोई भी काम करते हैं तो उसको जो है ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारी जो है काम करने हैं। ठीक है, आपको जो है मान लीजिए 10 पेज लिखना है, 20 पेज लिखना है। ठीक है, आपको फाइल, जैसे आप लोग जो प्रैक्टिकल में बीएड वगैरह में फाइल वाइल बनाते होंगे तो आपको जो है बहुत सारे फाइलें जो है लिखनी होती हैं। तो ऐसा नहीं कि आप जो है सब इकट्ठा ही लिख दें, तो आप तो जो है घबरा जाएंगे कि इतना यार कौन लिखेगा। तो उसको जो है छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दीजिए। जैसे हर दिन जो है 2-2 पन्ना लिखिए, 3-3 पन्ना लिखिए, तो इस तरीके से आप जो है उसमें सफलता अधिक मिलती है। आप इकट्ठा देखेंगे कि अरे यार हमको तो ये एक पूरा फाइल लिखना पड़ेगा, तो वो उसमें से आप जो है निराश हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे भागों में बांटकर आप कार्य करेंगे तो इसको जो है आंशिक क्रिया का नियम बोला जाता है। ठीक है, ये सब किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ये सब आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए आत्मीकरण का नियम। ये क्या बोलता है कि कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देना, यही क्या है? आत्मीकरण का नियम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जो है भौतिक विज्ञान का कोई भी सवाल लगा रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल आ गया, कोई आंकिक प्रश्न आ गया, तो भौतिक विज्ञान में सवाल भी लगाना होता है। ठीक है, कोई प्रश्न में सवाल उसमें आ जाता है। तो भौतिक विज्ञान में जब आप सवाल लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स में आप सवाल पढ़े हैं, आप सवाल तो मैथ में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन उसका ज्ञान का प्रयोग आप जो है फिजिक्स में भी करते हैं और कभी कभी केमिस्ट्री में भी करते हैं, मतलब हर चीज़ में करते हैं। तो ये क्या है? आत्मीकरण का नियम है। यानी कि पुराने किसी ज्ञान का प्रयोग जो है नए चीज़ों में करना, यही क्या है? आत्मीकरण का नियम है।
उसके बाद है संबंधित परिवर्तन का नियम। ये क्या बोलता है कि क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे पावलोव का कुत्ता, ठीक है, पावलोव को जब नियम पढ़ाएंगे तो इसमें जो है इस चीज़ को आप लोग को जो है अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही जल्द जो है स्किनर वगैरह जो भी पावलोव वगैरह जो प्रयोग किए थे उन पर जो है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी हम जो है आप लोगों को बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये जो है अधिगम के बारे में था, थॉर्नडाइक के नियम। और इसके बाद जो है हम थॉर्नडाइक ने जो आपको जो है बिल्ली पर प्रयोग किए थे उसको भी हम जो है बहुत ही जल्द आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। बाकी अधिगम के सिद्धांत को आप लोग जो है याद रखिएगा। इन्होंने जो है थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, 3 मुख्य नियम, और इन्होंने कुल टोटल जो है 8 नियम दिए थे, ठीक है, गौड़ नियम मिलाकर, ठीक है। और अधिगम की जो विशेषताएं हैं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब चीज़ें जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, इनसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस अगले वीडियो में जो है आपको जो साइकोलॉजी से जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं जो आपके जो है मनोविज्ञान से सभी क्वेश्चन जो है आपको हल करा देंगे।